खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। यूपी सरकार के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तमाम योजनाओं में माइनॉरिटीज को दिया जाने वाला 20% का कोटा खत्म होने जा रहा है। योगी सरकार के मिनिस्टर रमापति शास्त्री ने इस कोटे को खत्म करने पर पहले अपनी सहमति दी, हालांकि बाद में शाम होते होते वो अपने बयान से पलटते हुए नजर आए और कहने लगे कि ऐसा कोई विचार सरकार नहीं कर रही है। बहरहाल उस वक्त शास्त्री का कहना था कि योजनाओं में कोटा देना ठीक नहीं है और सरकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के सभी का विकास होना चाहिए। 2012 में अखिलेश यादव ने अपनी सरकार बनने के बाद 20% कोटे को मंजूरी दी थी। अब तक तमाम गवर्नमेंट ऑर्डर्स में लिखा जाता था कि योजना में कम से कम 20% माइनॉरिटीज को कवर किया जाए। साथ ही जिन इलाकों में कम से कम 25% आबादी माइनॉरिटीज की होती थी वहां योजनाओं को सख्ती से लागू किए जाने के आदेश होते थे। अखिलेश यादव ने नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट में मुसलमानों की बदहाली सामने आने के बाद यह फैसला लिया था, लेकिन अब योगी सरकार इस फैसले को पलटने की तैयारी में है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि माइनॉरिटी कोटा खत्म कर आखिर मुसलमानों को कैसा पैगाम देना चाहती है योगी सरकार? क्या ऐसे ही मुमकिन होगा सबका साथ सबका विकास? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। यूपी हुकूमत के समाजी फलाह के सभी प्रोजेक्टों में अक़लियतों को दिया जाने वाला 20% कोटा खत्म करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। समाजी फलाह बहबूद के शोबे में साबिका समाजवादी हुकूमत ने अक़लियतों के लिए 20% कोटे को मंजूरी दी थी। इस तजवीज़ को काबीना में पेश किया जाएगा, जहां इसे मंजूरी मिलने का पूरा इम्कान है। यूपी की साबिका समाजवादी हुकूमत की काबीना ने इब्तिदाई साल में ही 20% कोटे की मंजूरी दे दी थी। इसके लिए खास गाइडलाइंस भी जारी की गई थी। मौजूदा समाजी बहबूद वजीर रमापति शास्त्री ने इस कोटे को खत्म करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा, मंसूबों में कोटा देना मुनासिब नहीं है, हम इसे खत्म करने के हामी हैं। मंसूबों के बगैर तफरीक के सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। दरअसल नई हुकूमत के क़याम के साथ ही अक़लियतों को दिए जा रहे इस कोटे को खत्म किए जाने की बात शुरू हो गई थी। इसके इशारे यूपी के वजीर बराए अक़लियती बहबूद लक्ष्मी नारायण चौधरी ने पहले ही दिए थे। वहीं यूपी के वुज़रा इस कोटे के पीछे सियासी मफाद और बदउनवानी में अखिलेश हुकूमत के मुलविस होने की बात कर रहे हैं। समाज को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से कोई भी कार्य किए गए हैं, सपोज माइनॉरिटीज की ही बात अगर हम कर रहे हैं, माइनॉरिटीज विभाग को ही लेकर अगर इस तरह का कोई कार्य किया गया है तो वो लाभ अगर पात्र को पहुंचा है तो अच्छी बात है। अगर वो योजनाएं राजनीतिक लाभ लेने के लिए या अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए लागू की गई थी और उसका लाभ जनता को नहीं मिला है तो वो जांच का विषय है और उस पर जांच हो रही है। जो परिणाम उसमें आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी राजनीतिक विषय कह करके किसी भी भ्रष्टाचार के, मैं इसी केवल मामले की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में अगर शिकायत आएगी तो सपा बसपा की यह बात कहने से कि राजनीतिक दृष्टि से कर रहे हैं, सरकार उसमें कदम बढ़ाने से पीछे नहीं हटेगी। कुल 85 स्कीमों में अक़लियतों को 20% कोटे का फायदा दिया जा रहा है। इनमें से सबसे ज्यादा समाजी बहबूद और गाँव की तरक्की के शोबे में अक़लियतों को फायदा पहुंच रहा है। अब तक हुकूमत की हिदायत में लिखा जाता था कि इन स्कीमों में कम से कम 20% अक़लियतों को शामिल किया जाए। साथ ही जिन इलाकों में कम से कम 25% आबादी अक़लियतों की होती थी वहां की स्कीमों को संजीदगी से नाफिज किए जाने की हिदायत होते थे। पहला हुक्मनामा चीफ सेक्रेटरी जावेद उस्मानी की जानिब से जारी हुआ था, लेकिन योगी हुकूमत के इस नए फैसले के बाद पसमानदा अक़लियती तबके के लोगों के लिए कोटा खत्म करने की राह हमवार होती नजर आ रही है। हर सरकार को अधिकार होता है कि वो क्या करे क्या नहीं करे, कौन क्या उसकी प्राथमिकता है, सभी समाज को लेके साथ चलते हैं या नहीं चलते हैं। स्वाभाविक रूप से ये जनतंत्र में उनका फैसला है, लेकिन किसी समाज को ये नहीं लगना चाहिए कि ये सरकार हमारे विरुद्ध है, ये सरकार हमको प्रताड़ित करना चाहती है। ऐसा करने से देश और समाज कमजोर होता है। यहाँ काबिले जिक्र है कि अखिलेश हुकूमत का इन शोबों में अक़लियतों के लिए कोटा देना सिर्फ एक सियासी कदम नहीं था, बल्कि नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के बाद अखिलेश हुकूमत ने ये फैसला किया था।
नेशनल सैंपल सर्वे में मुसलमानों के खराब होते हालात को मद्देनजर रखते हुए यूपी की साबिका हुकूमत ने कोटा देने का फैसला लिया था। लेकिन अब योगी हुकूमत को शायद मुसलमान के नाम पर कोटा देना ठीक नहीं लगता है, जैसे कि अक्सर बीजेपी के लीडरान टीवी चैनलों पर बहस करते नजर आते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या योगी हुकूमत कोटा को खत्म करने की सिमत में पहल कर रही है? अगर ऐसा है तो क्या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मिलने वाले कोटे भी खत्म किए जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। हालांकि थोड़ी देर पहले समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री साहब का एक बयान आया है। यूपी के योगी सरकार के मंत्री हैं और पहले इन्होंने ये साफ किया था कि हां, इसकी तैयारी हो रही है, कोटा देना उचित नहीं है और हम इसे खत्म करने के पक्षधर हैं। लेकिन अब सफाई ये दी जा रही है कि नहीं, ऐसा कोई विचार अभी फिलहाल सरकार के पास नहीं है। बहरहाल हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी साहब मौजूद हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। अनिला सिंह हमारे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की। राजकुमार भाटी साहब सीनियर लीडर समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा हैं। और ये योजना जो थी, ये जो 20% कोटा लागू किया गया था, ये समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान ही अखिलेश यादव ने किया था, अपने सरकार के पहले साल में ही। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब हमारे साथ थोड़ी देर में बस जुड़ने वाले हैं, चेयरमैन है फैजान रजा के। रामेश्वर पांडे साहब लखनऊ से सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ इस बहस में जुड़ चुके हैं। और राजीव त्यागी साहब जो कि कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, ऐसा हमें बताया गया है। और फिलहाल शुरुआत हम अनिला जी से करते हैं। अनिला जी, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन नजर आ रहा है कि सरकार चाहती क्या है, 20% कोटे को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि सुबह से लगातार ये खबर हर जगह देखी जा रही है और जो योगी सरकार के मंत्री हैं वो सामने आकर बयान भी दे रहे हैं कि भाई हां, कोटा देना ठीक नहीं है, इसे खत्म करने की पक्षधर है सरकार, ये खत्म होना चाहिए। और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जो लक्ष्मी नारायण चौधरी साहब, उन्होंने तो बाकायदा सहमति दे दी कि हां, इसको हम खत्म करने जा रहे हैं। अब विचार क्या बन रहा है, कंफ्यूजन क्यों है? कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है समीर जी। ऐसा है कि जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद मौर्य जी ने, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अभी अध्ययन हो रहा है, यानी कि स्टडी की जा रही है और जो आवश्यक है उसको रखा जाएगा, जो अनावश्यक है उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, अनावश्यक का यहाँ पे अर्थ ये है कि संवैधानिक रूप से जो गलत है उसको हमें स्वीकार्य नहीं है, कानूनी रूप से जो गलत है वो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो राष्ट्रवादी पार्टी है और राष्ट्र के लिए संविधान जो है वो सर्वोपरि होता है। राष्ट्रवादी पार्टी के लिए उस देश की जो न्याय व्यवस्था होती है वो बहुत मायने रखती है। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे गुड गवर्नेंस के लिए आई हुई है, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के लिए यहाँ पे आई हुई है, तो वही हम कार्य करेंगे। ये जो कंफ्यूजन का, नहीं अनिला जी, वो बात ठीक है, राष्ट्रवादी सरकार है और होना भी चाहिए, नेशनलिस्ट हम सब हैं और सरकार को भी होना चाहिए। लेकिन अल्पसंख्यक समाज जो है, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, वो भी तो राष्ट्रवादी है ना, और उसकी भी फिक्र तो सरकार को ही करनी है। अब ये 20% कोटा जब दिया गया था तो कुछ बहुत सारी रिकमेंडेशंस थी, बहुत सारी कमेटियों की रिपोर्ट्स थी, बहुत सारे आयोग बने थे, उनकी रिपोर्ट्स थी, उसके आधार पर दिया गया था, हवा में नहीं दिया गया था ये। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं ये कहती हूँ कि भारतवर्ष में रहने वाला हर हिंदुस्तानी जो है वो राष्ट्रवादी होता है और ये राजनीतिक दलों को समझ लेना चाहिए। ऐसे राजनीतिक दल जो कार्य कुछ करते नहीं है धरातल पे, फिर फियर साइकोसिस या विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, जिसके आधार पर वो वोट की राजनीति करते हैं। जहां तक आपने ये कहा, आपने भी जो कहा, ये डिफरेंट कमिटीज है जिसके आधार पे दिया हुआ है। अगर आप डिफरेंट कमिटीज, जहां तक मैं समझती हूँ आप सच्चर कमेटी और रंगनाथन मिश्रा कमेटी के विषय में यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी ने या कांग्रेस पार्टी ने उसको पूरी तरीके से उतारा क्यों नहीं?
ये अधकचरा क्यों? अपनी सहूलियत के हिसाब से। और ये वही समाजवादी पार्टी है समीर साहब जो 2012 में चुनाव जीतने से पहले इन्होंने अपना 18 पॉइंट प्रोग्राम बनाया था हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों के लिए। एक बार सत्ता में आ गए तो वो गायब हो गया। फिर ये हुआ कि 85 ऐसी वेलफेयर स्कीम्स लेकर आए कि जिसमें 1 सेकंड, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए क्योंकि सरकार का विषय है, मैं यहाँ पे रख दूं, कि जिसमें ये कोटा सिस्टम होगा, उसमें भी ये असफल हुए हैं। और इन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिन जिन जिलों में 25% से ज्यादा मुस्लिम समुदाय रहता है वहां पे बहुत मजबूती से ये अनुपालन होना चाहिए। आप देखिए ना, एक बहुत देसी कहावत है, एक हांडी दो पेट, यानी कि आप एक प्रदेश में रह रहे हो, हम सभी धर्म के वासी यहाँ रह रहे हैं, अमीर गरीब हर जगह होते हैं। अरे पूरे प्रदेश का विकास करो, क्यों ये इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति खेलना चाहते हो? मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। ठीक है, राजकुमार भाटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर। भाटी साहब, जरा बताइए हमारे व्यूअर्स को भी, आज जब इस 20% कोटे को खत्म करने की बात की जा रही है और सरकार इस बारे में बहुत ही गंभीरता से विचार कर रही है, और हो सकता है आज नहीं है हमारे सामने ये फैसला आया, लेकिन 1-2 दिन में सरकार इस नतीजे पर पहुंच जाए कि इसको खत्म किया जा रहा है, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी सरकार ने इसे शुरू क्यों किया था? वो कौन सी बातें मद्देनजर रखी गई थी जिसके बाद आपको लगा कि नहीं, 20% कोटा अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का होना चाहिए? देखिए समीर भाई जी, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग को बराबर न्याय मिले। अगर अल्पसंख्यकों का, कमजोरों का, दलितों का, पिछड़ों का विशेष ख्याल नहीं रखा जाएगा तो वो लोकतंत्र फेल है। अभी अनिला सिंह जी कह रही थी 1 हांडी 2 पेट, 1 हांडी में 4 पेट 5 पेट भी होने चाहिए। हर पेट को अगर बराबर छोड़ देंगे आप, एक मुझे अशोक चक्रधर जी की कविता याद आती है, ये जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, इसकी सच्चाई है सबका साथ कुछ का विकास। ये सबका विकास चाहते ही नहीं है। अगर ये सबको समान देखेंगे, सबको समान रखेंगे, तो अशोक चक्रधर की जो कविता है वो लागू हो जाएगी कि आजादी का मतलब है राम नाम की लूट है। और यहाँ घास और गधे को बराबर की छूट है। घास को छूट है कि वो जितनी चाहे बढ़े, और गधे को छूट है कि उसे जैसे चाहे चरे। आपकी पार्टी तो हमेशा घास और गधे को बराबर छूट देना कोई न्याय नहीं अनिला होता। जी, उनको बोल लेने दीजिए। अनिला जी, आपके बीच में हम कतई नहीं बोले, आपके बीच में मैं कतई नहीं बोला। अनिला जी प्लीज, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, आपने अपनी बात कह ली, अब आप मेरी बात सुनिए। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको अनिला सिंह जी, पहले मैं अपनी बात कह लूं, फिर आप अपनी बात रखिए। क्यों कर रहे हो? हम आपके ऐसे बीच वक्त में बर्बाद कतई नहीं होगा। बोले। गुजारिश है जनता ने किसी को दबाने का अधिकार आपको नहीं दिया, कभी आप गधा किसी के हक मारने का अधिकार नहीं दिया देश की जनता ने आपको। आप क्यों हम लोगों को गधा बोलते हो? क्या भारतीय जनता पार्टी वाले आपको गधा नजर आते हैं? क्या बात है, आप लोग क्यों इस प्रकार की भाषा का प्रयोग चुप करते कराइए हो? पहले। और आपकी अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था थी तो इस प्रदेश आपको की जनता साहित्य ने की समझ ही नहीं है, मैं आपको गधा नहीं बोल रहा। अरे आप लोग जो है अनिला जी, समीर अब्बास जी ने चुप कराइए पहले। आपसे प्लीज, इस प्रदेश की जनता ने नकार दिया। प्लीज भाटी साहब का टर्न है, भाटी साहब को ही बोलने दें प्लीज। भाटी साहब आप अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे दूसरे लोगों के पास जाना है फिर। देखिए, मुझे बड़ा तरस आता है, इतनी साधारण सी कविता अनिला जी की समझ में नहीं आई और खुद को गधा से तुलना करने लगी। मैंने आपको गधा नहीं बोला, मैं आपको बता दूं, स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात अनिला सिंह जी ने कही कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ध्रुव की तू लागू नहीं हुई, और एक बात ये कही कि अखिलेश यादव ने वादा किया था 18% आरक्षण का, वो लागू नहीं किया। तो अनिला सिंह जी आज यहीं इस चैनल पर घोषणा करते हैं कि उनकी पार्टी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को भी जूगत्तू लागू करेगी और मुसलमान भाइयों को, अल्पसंख्यक भाइयों को 18% आरक्षण भी देगी। तो हम मान लें, आप हमसे हमारी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींचने की बात करें तो हम मान लें कि आप कुछ कर रहे हैं, और जो हमने छोटी लकीर लेकिन खींची इसका थी, तो उल्टा हो उसे रहा है भी ना। मिटाने का काम अगर आप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो आप ये और अच्छा सरकार काम नहीं कर के रहे हैं। मंत्री तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि जी। कोटा सिस्टम जो है खत्म होना चाहिए, हम चाहते ही नहीं कि कोटा हो। आप कह रहे हैं कि कोटा दे दो। नहीं, डंके की चोट पे नहीं कह रहे हैं समीर अब्बास जी, डंके की चोट पे नहीं कह रहे हैं, दबी जुबान कह रहे हैं। ये जिस दिन ये कह देंगे कि आरक्षण कोटा खत्म होना चाहिए, जिस दिन ये कह देंगे उस दिन देश से इसका सफाया हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। ये देश विषमताओं का देश है। इस देश में
6000 जातियां हैं। आपको तो इस ये देश में नहीं अलग पता। अलग चलिए लोग उस हैं। आरक्षण की बात नहीं समझ में आ रहा है कीजिए कि भाटी साहब, विषय भाटी क्या साहब, है। लेकिन विषय आरक्षण आपकी परिषद में एक जैसी नहीं है। और अल्पसंख्यकों का 20% कोटा जो आपने दे रखा था 2012 से, आज जब उसको खत्म करने की बात हो रही है तो उसी की बात करें हम। आपको 20% का कोटा देंगे वेलफेयर स्कीम्स में, जो कि आपने धरातल पे देखिए, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। आज उसका विषय है। अभी पहले इन्हें चुप कराइए, इन्हें बीच में बोलने की आदत है। और आप लाइन नहीं, धरातल पे कैसे नहीं इसका फायदा हुआ? अनिला जी, धरातल पे इसका फायदा कैसे नहीं हुआ? जो 85 जो योजनाएं थी सरकार की, उसमें तो ये लागू हो रहा था। अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जो राजनीति नहीं अनिला जी, ये आप कैसे कह सकती हैं कि फायदा नहीं मिल रहा था अल्पसंख्यकों को? उसको अपनाना नहीं चाहता। नहीं अनिला जी, पिछले 5 साल से फायदा तो मिल रहा था ना। सरकार की जो 85 कल्याणकारी योजनाएं थी उसमें 20% कोटा फिक्स था अल्पसंख्यकों का। जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी हालत जो है बद से बदतर हुई है इन 5 वर्षों में। क्या आपने सर्वे करा लिया इन 2 महीनों में? पर कैपिटल अनिला सिंह जी, क्या आपकी पार्टी ने सर्वे करा लिया इन 2 महीनों में? इस बात का जवाब दीजिए आप। मुझे करवाने की आवश्यकता नहीं है। आपने सर्वे करा लिया? ऑथराइज्ड आपकी पार्टी सर्वे करा के निर्णय ले रही है? जो कि सर्वे करती हैं भाटी साहब, जाके देख लीजिए। और सबसे बड़ा सर्वे तो यही हुआ है कोई सर्वे, ये तो बता दीजिए। डिस्ट्रिक्ट्स, जो जिले जहां पर आप कहते थे नहीं यहाँ तो बहुत मजबूती से अपीजमेंट पॉलिटिक्स होनी चाहिए थी, वहां पर भी सारी की सारी सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। आईना आपको दिखा दिया गया है, इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं हो सकता। ठीक है अनिला जी, भाटी जी, एक मिनट, अब आप रुक जाएं। विजय शंकर तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, वीएचपी के स्पोक्स पर्सन। विजय शंकर तिवारी साहब, सरकार क्या चाह रही है? क्या जो वीएचपी का हमेशा से रुख रहा है कि भाई ये मुसलमानों का कोटा नहीं होना चाहिए, कोई अलग से अपीजमेंट नहीं होना चाहिए, सरकार आपको उसी लाइन पर बढ़ती हुई नजर आ रही है या थोड़ा सा अभी आपकी लाइन लेने में संकोच नजर आ रहा है सरकार में? कि सुबह मंत्री कुछ और बयान दे रहे थे, शाम होते होते तक पलटने लगे कि नहीं हमारा तो कोई ऐसा इरादा ही नहीं है। समीर जी, अगर भारत में ये तुष्टीकरण की नीति को नहीं अपनाया गया होता तो आज भारत दुनिया का सिरमौर होता। ये यहाँ कोटा दे दो, यहाँ ये दे दो, यहाँ पर इनको ये लाभ दे दो, और यहाँ पर हज कमेटी का दे दो। पहली बात तो ये है, अभी भाटी साहब बता रहे थे, देखो जब अल्पसंख्यक की बात कर रहे थे तो भाटी साहब के मुंह से केवल मुसलमान का नाम निकला। यानी अल्पसंख्यक में भारत में और भी जातियां हैं, लेकिन वो नाम नहीं निकला। लेकिन उनके मुंह से निकला केवल मुसलमान निकला। और भी बहुत सारे मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन संविधान में अल्पसंख्यक के लिए जो परिभाषा दी गई है, क्या मुसलमान उस अल्पसंख्यक के कोटे में आते हैं क्या? पहले नहीं 10% का है और ये 18% है। 18% होने के बाद में कहाँ अल्पसंख्यक रह गए? वो अल्पसंख्यक है ही नहीं है। आज एक डिस्कोर्स चलना चाहिए, आज देश में एक डिस्कोर्स चलना चाहिए कि मुस्लिम समाज भारत में, ये तो आप अलग बात करने लगे। देखिए इस पर तो एक अलग से डिबेट हम कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज जो बात हो रही है 20% कोटे वाली, उसमें दिक्कत क्या है? समीर जी, पहले सरकार जो थी आपके हिसाब से वो मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही थी। आज विश्व हिंदू परिषद और तमाम कट्टरवादी लोगों का तुष्टीकरण हो रहा है। समीर जी, अगर तो तुष्टीकरण तो हो रहा है ना, फिर इसका मतलब अगर सरकार समान कर देती है, कोटा नहीं करती है, तो निश्चित तो सबके पास जाएगा वो। तो उसमें किसी विशेष के लिए नहीं रह जाता ना भाई। अगर किसी को 10 रुपए स्पेशल दे दिए आपने और अगर 10 रुपए मिलाकर मूल में जमा कर दिया तो सबको मिलेगा वो। तो सबकी हैसियत तो बराबर कर दीजिए। पहले आरक्षण का जो मूल सिद्धांत है कि सबको बराबरी के दर्जे पर ले आइए, उसके बाद आरक्षण खत्म कीजिए। नहीं, बिल्कुल आरक्षण इसलिए थोड़ी हुआ था इस देश में। एक मिनट, यह कोटा इसलिए इस देश में थोड़ी दिया जाता था समीर जी, बहुत बढ़िया। उसको पिछड़ा रहने दीजिए, आप मुसलमानों को पिछड़ा रहने दीजिए, कोटा दे दीजिए, लेकिन उसका उद्धार मत कीजिए। समीर जी बहुत बढ़िया। वो तो इसलिए हुआ था कि उद्धार आप कर दीजिए, उसको आगे ले आइए उस पूरे समुदाय को, और उसके बाद आरक्षण खत्म कीजिए, कोटा खत्म कीजिए। बहुत बढ़िया बात कही आपने। जब ये धर्मांतरण का सारा मामला चलता है तो मुस्लिम समाज में कहता है हमारे पास आ जाओ, हमारे यहाँ कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, सब बराबर हैं। वहां तो जब ये चलता है, वास्तव में हमारे यहाँ जो दबा कुचला और बहुत पिछड़ा जो समाज किसी कारणवश रह गया है, उसको बराबर लाने के प्रयास के कारण ही आरक्षण शुरू किया गया था। और वो उनका उन्नयन करता है। या आप बात समझ रहे हैं हमारी ना? तो हम ये बात कह रहे हैं कि एक तरफ तो जब आप धर्मांतरण करते हैं तब तो कहते हैं जी नहीं हमारे यहाँ सब समानता है। जब समानता है
तो उचला निचला कहाँ हो गया? हम तो कहते हैं हमारे यहाँ पिछड़ गए हैं जो लोग, जो पिछड़ गए हैं उनको आगे लाना है, हमें उनको बराबर ले जाना है, उनको साथ लेकर चलना है। तो आखिर उनका आपको नहीं लगता जो मुसलमान पिछड़ा हुआ है यूपी का, उसको अगर आप मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं, उसका उद्धार करना चाहते हैं, तो ये 20% कोटा जो मिला हुआ था सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में, वो जरूरी था नहीं? उनके अभी तो पिछड़ा ही हुआ है ना, या फिर आपने मान लिया कि नहीं सब संपन्न हो गया? समीर जी, उनके यहाँ तो अगला पिछड़ा होता ही नहीं है। अगला पिछड़ा होता ही नहीं है। मुसलमानों का अगला पिछड़ा होता है, वो तो सब बराबर होते हैं। हमारे यहाँ अगला पिछड़ा होता है, हमारे यहाँ जो पिछड़ गए हैं उनको आगे लाने की बात होती है। तो यही बात तो हम कह रहे हैं कि वो जो पैसा अनावश्यक दिया जा रहा है उसको मूलधन में मिला करके वो सबको समान रूप में देना चाहिए। अगर ये तो सबका भला होगा उसमें। ठीक है, रामेश्वर पांडे जी, आप लखनऊ में बैठे हुए हैं, यूपी की पॉलिटिक्स को बखूबी समझते हैं, आज नहीं सालों से समझते हैं। क्या लग रहा है आपको, मंशा क्या है सरकार की? थोड़ी लाइट कम करो यार जी। समीर, बहुत ही संवेदनशील विषय है, थोड़ा वक्त दीजिएगा जी। पहले जी जरूर। इस सिरे से उस सिरे तक सब सरीके जुर्म हैं। देखिए, अभी कैग की रिपोर्ट आई थी। कैग की रिपोर्ट में एक बात उभर कर आई कि अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं के जितने फंड था 70% लैप्स हो गया अखिलेश की सरकार में। तो आप नारे देते हैं, आवंटित करते हैं, लेकिन किसके भरोसे? मारा हमेशा गरीब जाता है, खास करके गरीब। अल्पसंख्यकों की बात होती है तो गरीब मुसलमान, जब भी बात होती है तो निश्चित तौर पर क्रिश्चियंस भी हैं, बौद्ध भी हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो अल्पसंख्यक मतलब जो साथी के मुंह से निकला तो सही है कि वो मुस्लिम के लिए ही ज़्यादा लोग सोचते हैं, एक छवि भी यही बनती है। अखिलेश ने जब ये घोषित किया तो मैंने कई मुस्लिम नेताओं से पूछा, घोषित कर दिया, ये तुष्टीकरण है तब तक जब तक कि आप ये सुनिश्चित न करें कि जिन 65 योजनाओं में 20% आरक्षण की बात आपने कही और लागू हुई, वो बिल्कुल लागू नहीं हुआ। उसकी मॉनिटरिंग नहीं हुई। दरअसल उसके लिए कोई मैकेनिज्म बना ही नहीं। जो कह रहे हैं 25% जहां मुस्लिम आबादी है वहां आप होना चाहिए, तो ये दावा कि हो रहा है, बिल्कुल नहीं हुआ। तो अखिलेश ने तुष्टीकरण किया, ये सही है, लेकिन कोई भी हम सुविधा दें, उस सुविधा को तब तक हम नहीं हटा सकते जब तक कि उससे कोई बेहतर विकल्प न दे दे। आज जरूरत क्या है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, किसी पार्टी ने नहीं कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट गलत है। सच्चर कमेटी की और कुछ अनुशंसाएं गलत हो सकती है, लागू न हो, लेकिन उसे लागू करने की जरूरत थी और उसको पूरे अक्षरशः लागू न करें, आप उसकी भावनाओं को लागू करें, जिसमें सबसे बड़ी जरूरत है कि गरीब जो पिछड़े, सबसे ज्यादा जो पिछड़े मुस्लिम हैं, अपढ़ हैं, शिक्षा जहां होनी चाहिए, जहां विकास होना चाहिए। अखिलेश की सरकार में क्या हुआ? इन योजनाओं का डंका पीछा गया, कुछ बहुत क्रीमी लेयर लाभान्वित हुआ। यादव, ये आम परसेप्शन है कि खास तबका समुदाय, और यूपीएससी के जब रिजल्ट देखे गए तो पता चला कि अल्पसंख्यक समुदाय का एक भी नाम नहीं। तो ये तुष्टीकरण थी। अब इसको हटाना एक प्रति तुष्टीकरण है। एक बेहतर विकल्प लाइए आप और उसके बाद पुरानी कमियों को दूर कीजिए। बेहतर विकल्प का मतलब कि अल्पसंख्यकों की जो स्थिति है प्रदेश में, उसको सुधारने का एक कंक्रीट प्लान होना चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को आप नजरअंदाज करते हैं और कमेटी की रिपोर्ट को, तो आप फिर बैठिए। ठीक है, समझ गया मैं पांडे जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा, पते की बात कही आपने, और मुझे लगता है राजकुमार भाटी साहब आपको जवाब देना चाहिए इसका। जिस तरह से पांडे साहब कह रहे हैं कि आपने 85 योजनाओं में दिखाने के लिए दिखावा तो कर दिया, अपीजमेंट तो कर दिया, यह साबित करने की कोशिश तो कर दी कि भाई मुसलमानों के साथ हम हैं, और 85 जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उसमें हम 20% कोटा दे रहे हैं, बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। लेकिन दरअसल जमीन पर, धरातल पर हुआ कुछ नहीं, जिसका अंजाम आज ये है कि आप सत्ता से बाहर तो हैं ही, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्या आप ये बात मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट हुआ?
20% कोटे के नाम पर? नहीं, देखिए, एक तो ऑडियो डिस्टर्ब था, मैं पांडे जी की बात पूरी तरह सुन नहीं पाया, लेकिन मैं इतना बता दूं आपको कि जो 85 योजनाओं में ये कोटा लागू था, उनमें सब में पूरी ईमानदारी के साथ लागू हुआ। अगर किसी गांव में नाली खड़ंजा का विकास कार्य आया तो उसमें 20% कम से कम अल्पसंख्यक समाज के मोहल्लों में लगा। अगर बिजली आई तो तार खंबे उनके मोहल्लों में खींचे गए। अगर पेंशन की योजना आई तो उनमें उन्हें बराबर का कोटा दिया गया। ये इस तरह की योजनाओं में ये था, तो इसमें कहीं कोई बेईमानी नहीं है। पूरी ईमानदारी के साथ हमारी पार्टी और हमारी सरकार अल्पसंख्यक और पिछड़े समाज को साथ लेकर चलने वाली पार्टी और सरकार थी। हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हम जो पिछड़ा हुआ है उसको हाथ पकड़ के आगे बराबरी में लाना चाहते हैं। ये हमारी पॉलिसी है और ये कोई गलत नहीं है। ये हमारा संविधान भी कहता है। संविधान भी विशेष अवसर की बात करता है कि जो पिछड़े हैं, जो पीछे रह गए हैं, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनको आगे लाने के लिए विशेष अवसर उपलब्ध कराए जाएं। ये संविधान कहता है। ये कोई गैर संवैधानिक काम नहीं है, अनैतिक काम नहीं है, अन्यायपूर्ण काम नहीं है। अन्यायपूर्ण काम वो है कि सब आरक्षण का कोटा खत्म कर दिया जाए या विशेष अवसर खत्म कर दिए जाए तो अन्यायपूर्ण होगा। ये कोई न्यायपूर्ण कार्य नहीं होगा। और जो अनिला सिंह जी कह रही थी कि अध्ययन किया जा रहा है, कभी कभी आरएसएस के प्रमुख बार बार ये बयान दे देते हैं कि आरक्षण की समीक्षा की जरूरत है, तो इनके दिलों में तो ये बात है कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए, पिछड़ों और दलितों के आरक्षण को भी समाप्त कर दिया जाए, अल्पसंख्यक समाज को कोई अवसर न दिए जाएं। लेकिन ये खुल के उस काम को इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि देश में लोकतंत्र है और इन्हें वोट की जरूरत है। ये बिना पिछड़ों के, बिना दलितों के वोट के, मुस्लिम वोट के लिए तो इनके नेता, इनके मंत्री ने कह दिया, उन्होंने प्रसाद जी ने, रविशंकर प्रसाद ने, कि मुसलमान हमें वोट नहीं देते। लेकिन दलित और पिछड़ों के वोट के बिना इस देश में कोई सरकार नहीं बन सकती। अल्पसंख्यक का वोट भी चाहिए। इसलिए अनिला जी, क्या हैं ये खतरा है? क्योंकि चाहते हैं कि क्योंकि योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद से लगातार इस तरह के सवाल उठ रहे थे, और अब आप जब एक मुसलमानों को जो कोटा मिला हुआ था 20%, उसे आप खत्म करेंगे तो एक एंटी मुस्लिम छवि तो नहीं बन जाएगी सरकार की? ये खतरा है क्या सरकार के लिए? देखिए, आज जेडीयू के सीनियर लीडर हैं शरद यादव साहब, उनका स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि अब उस पार्टी की आप क्या बात करते हैं जिसने एक टिकट भी मुसलमानों को नहीं दिया, उससे क्या आप उम्मीद करेंगे कि वो कोटा बरकरार रहने देगी यूपी में? ये उनका स्टेटमेंट था। तो कहीं ऐसी इमेज ना बन जाए, इसका खतरा तो नहीं है सरकार पर? देखिए समीर भाई, मैं आपके जो आपने सवाल किया है मैं उसका जवाब भी दूंगी, और उससे पहले मैं भाटी साहब को थोड़ा सा सही कर दूं कि इन्होंने मोहन भागवत जी के लिए जो कहा कि आरएसएस और हमारे जो संघ प्रमुख हैं वो ये चाहते हैं कि आरक्षण समाप्त हो जाए। कभी भी आरएसएस ने ये नहीं कहा। हाँ, आरएसएस ये कहती है और कि धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं हो सकता, वो हमारा संविधान भी कहता है। तो इसलिए तोड़ मरोड़ के यहाँ पे फैक्ट्स को ना रखें। दूसरी बात इन्होंने रविशंकर प्रसाद जी के विषय में कही। रविशंकर प्रसाद जी ने कभी भी ये बात नहीं कही है कि एक धर्म विशेष जो है हमको वोट नहीं देता है, क्योंकि इलेक्शन जो हुए हैं पीछे, चाहे 14 का हुआ है चाहे 17 का हुआ है, वो उठा के देख लीजिए, अपने आप बता देगा कि वोट हमको वोट जी नहीं। आप थोड़ा सा रविशंकर प्रसाद साहब का स्टेटमेंट था ना, वो तो सबके सामने था, वो तो ऑन रिकॉर्ड बोला था उन्होंने। रविशंकर प्रसाद जी ने ये बात प्रवेश वर्मा ने भी कहा था कि हमें जरूरत नहीं है मुस्लिम वोट्स की। ये सारी बातें तो हुई। रविशंकर प्रसाद जी ने ये बात नहीं कही है। वापस मैं आ जाती हूँ समीर जी, वापस आ जाती हूँ। आपने कहा है कि ये जो 20% वाली बात आप कह रहे हैं, पहली बात तो मैं फिर से दोहराना ये चाहूंगी कि आधिकारिक रूप से अभी कोई भी घोषणा नहीं हुई है। मुझको लगता है कि बिल्कुल ये हॉक्स न्यूज बनाकर विरोधी दल जो है ढिंडोरा पीट रहे हैं। खैर पीटे, इनका काम ही ये रह गया है नेगेटिविटी फैलाना। नहीं अनिला जी देखिए, फिर मैं आपको यहाँ पर एक सेकंड मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ, मैं आपको स्टेटमेंट सुना दूं। नहीं, आपने कहा विरोधी दलों ने कह दिया कि ये होने जा रहा है, हवा उड़ा रहे हैं विरोधी दल। आपके समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री साहब का बयान है, वो कह रहे हैं कि हाँ, कोटे को खत्म करने पर सहमति बन रही है, योजनाओं में कोटा देना उचित नहीं है, हम इसे समाप्त करने के पक्षधर हैं, योजनाओं से बिना भेदभाव के सभी का विकास होना चाहिए। ये मैं कोट कर रहा हूं उनको।
मैंने ये तो कहा, देखिए सिर्फ विपक्ष बोल नहीं, मुझे मालूम है आप जिसके बयान, चाहे मोहसिन रजा साहब के विषय में कह रहे हो, चाहे शास्त्री साहब के विषय में कह रहे हो, चाहे लक्ष्मी नारायण जी के विषय में आप कह रहे हो, मैं मान रही हूं जो उन्होंने स्टेटमेंट कहे हैं, परंतु मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि उन्होंने कंसर्न शो किया है कि किस प्रकार से इस तरीके से सो कॉल्ड कोटा कह के, जबकि वास्तविकता में अगर आप जानकारी हासिल करेंगे तो लाभ नहीं मिला है हमारे मुस्लिम भाइयों को इसका। तो उन्होंने कंसर्न जाहिर किया है, परंतु आधिकारिक यानी ऑफिशियल रूप से कोई स्टेटमेंट सरकार का नहीं आया है। जिस दिन आ जाएगा मैं और आप बैठ कर डिबेट कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि भाटी साहब अभी भाटी साहब अभी ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है वो बहुत कुछ करती है। तो मैं तो केवल इतना इनसे पूछना चाहती हूं कि अखिलेश यादव जी ने कहा था कि सरकारी नौकरियों में 18% जो है हमारे मुस्लिम भाई और बहन नजर आएंगे। मुझे तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। और आबादी के अनुपात में भी अगर आप देख लीजिए, हमसे नहीं हुआ, आप कर दीजिए, अब आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, अब कर दीजिए, आप घोषणा कर दीजिए आज चैनल पे। समीर जी घोषणा कर दीजिए कि आपकी सरकार करेगी ये काम। बोलते रहिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मैं समीर जी ये कहना चाह रही हूँ कि फैक्ट्स और फिगर्स के साथ अगर आप बैठेंगे तो आपको घोषणा कर दीजिए कि आपकी सरकार करेगी इसके और ये रियलिटी जो है, अब जब मुस्लिम भाइयों को पता चल गई तो इन्होंने इनको बाहर का दरवाजा दिखा दिया। परेशान है ये। और जहां तक आप ये कह रहे हैं कि किस प्रकार से प्रोग्रेस होगी, तो जो काम होता है वो अपने आप जता देता है कि प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है। पूरे भारतवर्ष में सबसे प्रोग्रेसिव मुस्लिम कहाँ है? गुजरात में है। तो और पिछड़े हुए कहाँ हैं? सबसे ज्यादा पिछड़े अगर मैं कहूँ कि अगर वेस्ट बंगाल की भी बात करती हूँ, ठीक है विजय शंकर तिवारी जी, लेकिन ये लॉजिक समझाइए ना। जैसे बीजेपी की प्रवक्ता कह रही है कि भाई पिछड़े हुए हैं, वो मान रही हैं और पुरानी सरकारों की गलतियां हैं जिसकी वजह से पिछड़े हुए हैं। अब आप ये 20% कोटा भी हटवाने पर तुल जाएंगे तो फिर कैसे वो सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? देखो, हमने अपनी बात आपको पहले स्पष्ट कर दी थी कि जहाँ पिछड़ा और अगड़ा का कोई विषय नहीं है, वो तो हमारे यहाँ अगड़ा पिछड़े का विषय है। नहीं, तो जहाँ हमारे यहाँ अगड़े पिछड़े की बात, उसकी बात कर रहे हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने की बात है ना, उनका उद्धार करने की बात है। आर्थिक दृष्टि से जी, अगर इस प्रकार के आप अल्पसंख्यक जब बात कर रहे हैं तो वहाँ अगड़े पिछड़े की बात नहीं कर रहे हैं आप ओवरऑल पूरे सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो अगर आप ये बात करते कि पिछड़ा जो बहुत गरीब है तो उस पर हम चर्चा करते, आज उसकी चर्चा नहीं है। आप पूरे के पूरे एंटायर जितना पूरा सेक्शन है उसकी बात कर रहे हैं। तो विरोध तो सारी चीज का हो रहा है, अभी तो उसी की बात कर रहे हैं आप। उसमें अगड़े पिछड़े की बात कहाँ है? और जहां तक कि यहाँ हिंदू समाज में दलितों की और पिछड़ों की बात करते हैं तो वास्तव में पिछड़े हैं वो, और उनको समाज में पिछड़ा मानता है। कमेटी की रिपोर्ट कहती है ना कि दलितों से हालत बुरी है। एक चीज और देखिए, एक चीज और देखिए, वो क्यों नहीं मानते? एक चीज और देखिए, वहां जो अगड़े हैं, हिंदू समाज जो अगड़े हैं और अगड़े में भी बहुत गरीब हैं, उनकी बात कभी भी आरक्षण की नहीं होती है। उनकी बात तो ये भी नहीं करते हैं आरक्षण की। आखिर जब गरीब की बात होती है तो केवल गरीब की बात हो ना, वहां गरीब की बात नहीं हो रही है, एंटायर पूरे अल्पसंख्यक समाज की बात हो रही है। हमारे यहाँ केवल पिछड़े की बात हो रही है। उसमें ये नहीं है कि वो ब्राह्मण है, ठाकुर है, भाई गरीब तो वो भी है, उनके यहाँ भी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, उनकी तो बात कभी भी नहीं करते ये। यानी आप जो लॉजिक दे रहे हैं उस हिसाब से सैद्धांतिक तौर पर आप वही बात कह रहे हैं जो कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक बार कही थी कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। देखो एक मिनट, मैं करेक्शन कर देता हूं आपको। मतलब आर्थिक आधार पर जो लोग पिछड़े हुए हैं उनके लिए सरकार योजनाएं बनाए, आरक्षण को खत्म होना चाहिए। आप क्या ये थिंकिंग है? मैं आप इसको क्लियर करता हूं। मैं अभी बोल नहीं रहा था। आरक्षण की समीक्षा की जब बात हुई थी तो उसमें यह था कि जिनको आरक्षण मिला हुआ है उन्हीं सेक्शन के बीच में, उन्हीं जिनको मिला हुआ है उनमें जिनको मिल गया है उनकी समीक्षा हो, जिनको नहीं मिला है उनको ज्यादा मिलना चाहिए। आरक्षण खत्म करने की बात हमारे यहां से कभी भी नहीं की गई है। एक बात करेक्ट कर लीजिए। चलिए ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। भाटी साहब आता हूं मैं आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद और भी कई सवाल हैं इस कोटा सिस्टम को लेकर जो आज मन में उठ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सरकार अगर ये थिंकिंग बना रही है, सरकार अगर ये सोच रही है कि ये 20% कोटा खत्म होना चाहिए और ये भी मान रही है कि मुसलमान जो हैं अभी भी स्टेट में काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं और ये पुरानी सरकारों की गलतियों की वजह से है, तो कोटा खत्म करने से कैसे उनका उद्धार होगा? या सरकार के पास कोई एक्शन प्लान है? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तो
तो मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का जो 20% कोटा है उसे अगर खत्म कर दिया जाएगा तो कैसे होगा सबका साथ सबका विकास? ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और अनिला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 2012 में जब ये 20% कोटा अखिलेश यादव ने लागू किया तो उसका आधार, सबसे बड़ा आधार सच्चर कमेटी की रिपोर्ट नहीं थी, रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट भी नहीं थी, उसका सबसे बड़ा आधार थी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट, NSSO जिसे कहा जाता है। उसमें साफ तौर पर जो डेटा आया था उसमें यह कहा गया था कि बेरोजगारी की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुसलमानों का जीवन स्तर सबसे नीचे है और प्रति व्यक्ति मुसलमानों का जो खर्च है वो 32 रुपए 66 पैसे है, जबकि हिंदुओं में ये 37 रुपए 50 पैसे है। शहरी इलाकों में मासिक खर्च 1272 रुपए है मुसलमानों का, जबकि हिंदुओं का 1797, ईसाइयों का 2053, सिखों का 2180 रुपए। यानी बहुत बुरी हाल है मुसलमानों की। यह साबित हुआ था NSSO की रिपोर्ट से, और यह नेशनल सर्वे होता है, उसने यह साबित किया था। तो उसको आधार बनाकर यह सिस्टम लागू किया गया कि भाई मुसलमानों को और अल्पसंख्यकों को का कल्याण करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए उनको 20% कोटा दिया जाए। सरकारी जो भी योजनाएं हो उसमें मुसलमानों को 20% कोटा सिस्टम लागू हो ताकि उनका थोड़ा विकास हो पाए। अब आप अगर इसे खत्म करने जा रहे हैं तो आपके पास प्लान क्या है? क्योंकि विकास की तो जरूरत है, पिछड़ा हुआ मुस्लिम तबका है, ये आप खुद मान रही हैं, पुरानी सरकारों की गलतियों की वजह से ये भी आप मान रही हैं। कैसे आप करेंगे विकास? समीर जी, मैं आपकी पूरी बात नहीं सुन पाई थी क्योंकि मेरा ऑडियो जो था वो डिस्कनेक्टेड था, पर आखिर में जो आपने बोला उससे मुझे केवल इतना समझ में आ गया है कि आपने किसी सर्वे का आधार देते हुए आपने बोला है कि अखिलेश यादव जी ने क्यों ये कोटा सिस्टम लागू किया था, क्यों ये अपीसमेंट की पॉलिटिक्स नेशनल सैंपल सर्वे है NSSO कि मैंने जो कि सर्वे करता है बाकायदा, उसकी रिपोर्ट में यह पता चला था कि मुसलमानों का जीवन स्तर जो है वो सबसे नीचे है। उसको बेसिस बनाया गया था। जी बोलिए आप। जी नहीं, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। और जहां तक मुझे अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसी रिपोर्ट में ये दिखाया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो मुसलमान रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जो अदर कम्युनिटीज रहती हैं, चाहे वो खासतौर से मैं हिंदुओं के विषय में यहाँ पे बात करूंगी, तो तकरीबन 50 रुपए का फर्क था। यानी 833 रुपए जो है आमदनी जो मुस्लिम वर्ग की थी, तो करीब 50 रुपए उसमें एड ऑन कर दीजिए तो वो हिंदू वर्ग की थी, तो 50 रुपए का अंतर दोनों में था। परंतु ऐसा है कि उनको अपीसमेंट की पॉलिटिक्स के आधार पे ये कोटा सिस्टम लाना था, वो लेकर आए थे। पर मैं वापस आती हूँ, और जैसे कि मैंने अपनी बहस की शुरुआत में कहा था कि आप कंपैरिजन करिए ना, आप कंपैरिजन करिए गुजरात से करिए, क्योंकि गुजरात के लिए सबसे ज्यादा गुजरात में प्रहार किया जाता है, तो गुजरात में रहने वाले जो मुसलमान भाई हैं, और आप कर लीजिए ना वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं, आप दोनों के जो फाइनेंशियल स्टेटस है, फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, आप कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पर वो राजनीतिक दल हैं जो कि अपीसमेंट पॉलिटिक्स करते हैं, जो कि हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को एक मोहरा बना के इस्तेमाल करते हैं वोट बैंक में। इन्होंने क्या किया? क्या इनकी हालत बद से बदतर नहीं हुई है? और दूसरी तरफ आप गुजरात में देख लीजिए, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आंकड़े बोल रहे हैं। तो यहाँ पर यह है कि आप काम करिए, आप केवल आप स्कीम्स पे स्कीम्स और ये सब डिक्लेरेशन करते जाएंगे और अपीजमेंट करते चले जाएंगे, उससे जो आम आदमी है समीर भाई, आम आदमी जो है, आप टेम्पररी मोमेंटली जो है आप उसको कन्विंस कर सकते हो, पर लॉन्ग रन में नहीं। लॉन्ग रन में उसको पैसा चाहिए अपने परिवार के लालन पालन के लिए, जो कि ये सरकारें नहीं कर पाती हैं, और यही कारण है जो ये हार पे हार देखती चली जा रही हैं। ठीक है रामेश्वर पांडे साहब, लेकिन ये एक तो सवाल अभी अनआंसर्ड रह गया है क्या? क्योंकि आज जब से ये खबर आई, एक चीज कहना चाहूंगी, योगी सरकार जो है यहाँ पे काम करके दिखाएगी। ठीक है पांडे जी, जब से ये खबर आई तब से ये अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनके मन में एक सवाल तो खड़ा हो ही गया कि भाई पिछली सरकार जो थी वो हमारा थोड़ा ख्याल रख रही थी, 20% का कोटा दिया हुआ था, वो काम कितना हुआ कितना नहीं हुआ, उसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं जिस पर हमने बात की भी पिछली बार। लेकिन ये जो सवाल अनुत्तरित रह गए, इनका जवाब कैसे मिलेगा? कि भाई एक आशंका मन में पैदा हो गई पूरे समुदाय के कि 20% कोटा भी अब छीना जा रहा है हमसे, तो हमारा होगा क्या? समीर साहब देखिए, ये सवाल जब आया सामने
कि ये कोटा खत्म हो रहा है तो निश्चित तौर पे एक चिंता की लकीर होगी। आज बहस का मुद्दा ये है कि उन मुसलमानों का क्या जिनका नाम पर कोटा देके भी उन्हें चला गया और अब ये कहा जा रहा है कोटा खत्म करके, वो आशंकित है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि सच्चाई देखिए। अभी एक हमारे साथी कह रहे थे कि मुसलमान कहते हैं कि हमारे में अगड़ा पिछड़ा नहीं होता। ये बात सही है कि मंडल आयोग के सामने कुछ मुस्लिम नेताओं के जो मुस्लिमों के अलंबरदार जो ठेकेदार हैं उन्होंने कहा कि हमारे में कोई अगड़ा पिछड़ा है, लेकिन पसमानदा मुस्लिम समाज को भूल गए। आज सच्चाई क्या है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए, रंगनाथ कमेटी की और भी रिपोर्ट है, वो सच्चाई है। जिस सैंपल सर्वे की आप बात कर रहे हैं उसने दलितों की भी स्थिति बतलाई है, उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी स्थिति बतलाई है मुस्लिमों की। हम लोग जब ये बैठे हैं तो सारे राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि हम तुष्टीकरण की राजनीति जिसमें मुसलमान अगर इस तुष्टीकरण से, इस प्रतीकात्मकता से अगर मुस्लिम खुश हुए होते तो आज अखिलेश की ये हालत न होती। बिना हल्ला किए मुलायम सिंह ने जितना मुस्लिम समुदाय को लाभ पहुंचाया वो नहीं हुआ। लेकिन मुस्लिम इसलिए भी नाराज हैं कि आपने 60%, मैंने कहा कैग की रिपोर्ट देखिए, सारा पैसा लौट गया, लैप्स हो गया। और कोई विभाग बता दीजिए जहां इवन आजम खान साहब के निगरानी में जो सेवाएं चल रही थी उसमें भी मुस्लिमों को कुछ नहीं मिला। यूपी उत्तर प्रदेश जो यूपी जो माननीय अनिल यादव साहब थे उनके ठीक है पांडे जी बहुत सारी नाकामियां रही, जाहिर है तभी जनता ने ये हाल किया, तभी जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन पांडे जी मेरा सवाल बस ये था कि ये चिंता कैसे दूर होगी? क्या सरकार के पास कोई एक्शन प्लान है? ऐसा तो नहीं होगा कि ये पिछड़ा ही रह जाएगा तबका कि 20% कोटे के तहत जो आप मान लीजिए 10-15% जो भी फायदा हो रहा था वो भी छिन गया और फिर उसके बाद कुछ फायदा भी नहीं हुआ? या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, सरकार जो है वो वाकई सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पर चल रही है और कुछ सोच रखा होगा उसने मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए? देखिए खौफ सिर्फ ये है कि वह छीनने जा रहा है जो मेरे पास था ही नहीं। वो छीनने जा रहा है जो मेरे पास था ही नहीं। वो 20% का लाभ मुझे था ही नहीं, वो छीनने जा रहा है। देखिए जरूरत ये है और मुझे नहीं लगता कि योगी सरकार ये खतरा मोल लेगी कि उन पर ये दाग लगे कि वो मुस्लिम विरोधी हैं, क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश ही नहीं इस देश पे एक राज करना है। मोदी साहब बार बार अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, मोदी साहब बार बार ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास है, तो कोई ऐसा फैसला वो नहीं करने जा रहे हैं जिससे उनकी छवि इतना ज्यादा मुस्लिम विरोधी हो चुकी है उसे धोने की अब लड़ाई है, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो। तो इन दोनों लोग बहुत पते की बात आपने कही, बहुत पते की बात आपने कही। भाटी साहब इसका जवाब आप देंगे। भाटी साहब बताइए, उससे निजात क्या पांडे साहब की बातों से आप सहमत हैं? आप मुसलमानों में वो डर जगा रहे हैं इस वक्त कि वो फायदा तुमसे छीनने जा रहा है जो तुम्हें कभी मिला ही नहीं? रही है, ऑडियो में प्रॉब्लम है। नहीं, ये सवाल तो वो पहले भी उठा चुके हैं, मैं इसका जवाब दे चुका हूं। लेकिन मैं अनिला जी की बात पे जरूर कुछ कहना चाहूंगा। अनिला जी ने अभी गुजरात के मुसलमानों का जिक्र किया और कहा कि बाकी देश के मुसलमानों की तुलना गुजरात के मुसलमानों से की जानी चाहिए। तो जिस तरह आपने NSO को आंकड़े रखे, क्या अनिला जी कोई आंकड़े रखेंगे कि गुजरात में मुसलमानों की आमदनी हिंदुओं के सापेक्ष कितनी है? गुजरात में कितने मुसलमानों को रोजगार मिला है? गुजरात में कितने मुसलमान राजनीति में भारतीय जनता पार्टी लेके आई है? कितने इनकी पार्टी के विधायक हैं? कितने सांसद हैं? कोई आंकड़ा इस तरह का रखना चाहेंगे? गुजरात के मुसलमानों के बारे में हम तो एक बात जानते हैं कि वो पिछले 15 साल से दर भटक रहे हैं न्याय के लिए। भाटी साहब सुन लीजिए, मैं आंकड़ों के साथ बैठी हूं, दुकानें जला दी गई, सामूहिक मैं हत्याएं हुई, आंकड़ों के साथ बैठी हूं, मैं हवा में बातें नहीं करती हो गया। पहले मेरा प्रश्न तो पूरा सुन लीजिए, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए।
आप पूरी बात जल्दी से भाटी साहब, गुजरात के मुसलमानों के नरसंहार में पार्टी ने मिलकर यहाँ पर दंगे कराए, आप सुन लीजिए, कैसे आपने दंगे कराए, आप सुन लीजिए, ये भी नहीं यहाँ पे जिक्र करने वाली गुजरात के मुसलमानों के नरसंहार में जो व्यक्ति जमानत पर छुटा हुआ है उसको आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। भाटी साहब मैंने आपको दिखाया, एक मिनट अनिला जी, मुझे इंटरवीन करने दीजिए, मुझे इंटरवीन करने दीजिए। भाटी साहब आपने एक पते का सवाल पूछा है कि गुजरात के मुसलमान यूपी के मुसलमानों से बेहतर कैसे हैं, उसका जवाब दे रही है अनिला जी, सुन लीजिए ना। अनिला जी बोलिए, आप कैसे हैं बताएं हमें। जी अनिला जी। जी मैं बता तो रही हूँ, 87-88 के जो आंकड़े आप देख लीजिए, आंकड़े के साथ बताएं, % जो गुजराती मुस्लिम रेफरेंस देके बताएं, रेफरेंस देके। बिलो पॉवर्टी लाइन था, आज जो है वो 7% से भी कम है, आज वो 7% से भी कम है। और आप ऐसे राज्य देख लीजिए जहां पे असम, जहां 40% मुस्लिम है, वहां रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज लीजिए, या ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में देख लीजिए कहाँ है। पूछिए कौन से विभाग का आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश के अगर बारे में मैं यहाँ पर बात करती हूँ, समीर जी मेरी बात पूरी, क्या भाटी साहब आप जरा नहीं, विभाग का क्या, जो सरकारी अथॉरिटीज होती हैं जाके देख लीजिए ना, ये आप गूगल पे जाके टाइप करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। कौन सी अथॉरिटी? और यहाँ पर सरकारी आंकड़ा नहीं अनिला जी आपके साथ, वेबसाइट पर उपलब्ध, आप नाम बताइए, सरकार नहीं, मैं आधी मिनट में हम निकाल लेंगे। कटघरे में खड़ा करती हूँ और कांग्रेस सरकार को भी कटघरे में खड़ा करती हूँ, और असम और वेस्ट बंगाल जहां पर काफी तादाद में मुस्लिम्स हैं उनको भी कटघरे में खड़ा करती हूँ। अरे काम करिए, रोजगार के तरीके उनको दीजिए, वो आर्थिक रूप से खुद ही सक्षम हो जाएंगे, आप लोगों को कोटा की उनको आवश्यकता नहीं होगी, उनको सम्मान के साथ जीना सिखाइए। आप लोग क्यों ऐसा दिखाते हैं बारंबार कि तुम लोग बहुत गरीब हो, हम तुमको भीख दे रहे हैं, अरे उनका भी कोई आत्मसम्मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। स्टॉप दिस। पॉलिटिकल पार्टीज जो समाजवादी और कांग्रेस जैसी हैं, वो बारंबार जो विक्टिम कार्ड प्ले करवाती हैं हमारे मुस्लिम समुदाय से। रुकिए, आप ये मत करिए। ठीक है। गुजरात में मुसलमानों के साथ जो हुआ, आपके प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मेरा सिर शर्म से झुक गया। आप मुसलमानों के सम्मान की बात करती हैं। भाटी साहब मुद्दे से भटक जाएंगे ना, मुद्दे से भटक जाएंगे। सरकार ने किया, अलग पटल पे खड़ा हो गया है, बहुत मुद्दे पर है, बहुत कम बचा है। विजय शंकर तिवारी जी ये बताइए कि अब कहा यह जा रहा है कि भाई जो योगी आदित्यनाथ है वो सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पर चलना चाहते हैं, अपीजमेंट किसी का नहीं करना चाहते, विकास करना चाहते हैं, ये सारी बातें बीजेपी दावा करती है। और लेकिन एक तबका जो है वो ये सोच रहा है कि जो कट्टर हिंदूवादी संगठन हैं वो जो हैं वो योगी आदित्यनाथ के खेल को बिगाड़ना चाह रहे हैं, वो जो हैं वो कहीं ना कहीं दबाव डालते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के फैसले पर सरकार को सोचना पड़ता है कि आप मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म कीजिए, इस तरह के फैसले। क्या इसमें कोई दम है? समीर जी, एक तो मुझे आज तक यही समझ में नहीं आया कि कट्टर हिंदू क्या होता है। ये कट्टर हिंदू नाम की चीज कुछ नहीं है। कट्टर हिंदूवादी संगठन मैंने कहा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी। एक मिनट, ये कट्टर हिंदू नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा, ये हिंदू केवल हिंदू है, कट्टर हिंदू नहीं है। इसमें ये मतलब कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं ना इस फैसले के बाद कि देखिए पहले की सरकार जो थी वो मुसलमानों का अपीजमेंट कर रही थी, अब कट्टरवादी हिंदू संगठनों का अपीजमेंट हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, जो कट्टर हिंदू नहीं है वो कौन है? वो है जो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण के गेम खेलते हैं। जो कट्टर हिंदू अपने को सहिष्णु हिंदू मतलब लिबरल हिंदू बोलते हैं, वो हैं जो तुष्टीकरण का गेम खेलते हैं। वो लोग हैं, वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के स्वर में स्वर मिलाते हैं, और जो इस देश के साथ अपना स्वर मिलाता है उसको हम हिंदू बोलते हैं। आप उसका विशेषण कट्टर रखिए, कुछ रखिए, एक ये है। दूसरा आपने कहा, मेरा सवाल यह था कि ये कट्टरवादी हिंदूवादी संगठन जो है, चाहे विश्व हिंदू पर, चलिए छोड़ दीजिए, कट्टरवादी हटा दीजिए फिलहाल, वरना बहस लंबी हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, इन सब का दबाव है कि आप मुसलमानों को कोटा खत्म कीजिए। ये 20% कोटा अखिलेश यादव ने दे रखा था, समाजवादी पार्टी की सरकार ने दे, हम इसको चालू कैसे रख सकते हैं? क्या ऐसा है? क्या समीर जी, ऐसा कुछ नहीं है, और किसी हिंदूवादी संगठन का ऐसा कोई दबाव नहीं है। सरकार अपने स्वतंत्र मूड से काम करती है, अपने ढंग से काम करती है, अपने सर्वेक्षण से काम करती है, ठीक है, अपने समाज कहां ले जाना है और कहां खड़ा है, इस दृष्टिकोण को लेकर काम करती है। और जब ठीक
ठीक ढंग से उसका आकलन ठीक होता है तो मुझे लगता है वो सक्सेस भी होती है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का सारा विषय, अनिला जी आपको उसका सारा उत्तर दे रही है। सैद्धांतिक तौर पर विश्व हिंदू परिषद इस कोटे को हटाने को लेकर सहमत है, पक्षधर है। देखो मैंने पहले कह दिया है कि कोटा क्यों, कोटा क्यों, कोटा बिल्कुल, जब वहां अगला पिछला है ही नहीं है तो यहां पर भी ब्राह्मणों में गरीब होते हैं ना। अब इतना सारा मैंने डेटा बता दिया, अब आप एक घंटे बाद कह रहे हैं कि नहीं, आपके पास डेटा ये है कि ब्राह्मणों में कितने गरीब हैं, ठाकुरों में कितने गरीब हैं, अल्पसंख्यकों की ओर ही ना उसका डेटा लेके बैठ जाएंगे जब ब्राह्मणों पर चर्चा होगी तो। गरीब सब जगह हैं, गरीब सब जगह हैं। जब वो कोटा मिलेगा और सबको मिलेगा तो उनको भी मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा क्या? उनको ज्यादा मिलना चाहिए, उनको भी मिलेगा क्योंकि वो ज्यादा पिछड़े हुए हैं। नहीं, उनको जब ये कहा जाता है कि जनसंख्या नीति के आधार पर समान नागरिक कानून में आइए तो कहते नहीं इसमें नहीं रहना है, वो तो भगवान, वो तो अल्लाह देता है और वो अपने आप पल जाते हैं, तो उसको भी समझाइए ना आप, उस दिशा में भी जाइए। अगर वो ठीक कर लिया आपने तो ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है अनिला जी, लास्ट कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, डिबेट को खत्म करना है। क्या भरोसा दिला सकती हैं यूपी के अल्पसंख्यक तबके में, जिसको आज इस खबर को देखने के बाद जिसके मन में बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि नहीं उनका भी पूरा विकास होगा और आपके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन है उनके लिए, सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि 20% कोटा भी छिन जाएगा और कुछ होगा भी नहीं? समीर जी, जब केंद्र में हमारी सरकार बनी थी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी, तब भी विरोधी दलों ने बहुत हल्ला मचाया था और ऐसा शोर मचाया था कि ऐसा लग रहा था कि भारतवर्ष में अब जो है एक ये हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर हो जाएगा। और आज आप देख रहे हैं कि 3 वर्ष में हमारे भारतवर्ष ने जो प्रगति करी है वो आंकड़े अपने आप में स्थापित हैं। अगर मैं अपने उत्तर प्रदेश के विषय में बात करती हूँ, योगी सरकार जो है यहाँ पर गुड ट्रांसपेरेंस गवर्नेंस देने के लिए आई हुई है, यहाँ पर काम करने के लिए आई हुई है। यहाँ पर अपनी जो जिस प्रकार से भ्रष्टाचार यहाँ पे व्यापक रूप से फैला हुआ था उसको समाप्त करेगी। तो देखिए ऐसा है कि जब भ्रष्टाचार समाप्त होगा तो बहुत सारी चीजें, चाहे वो रोजगार है और बहुत जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होते हैं उसमें बेटरमेंट होता चला जाता है। आप देखते जाइएगा, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जो भी हैं सब के सब यहाँ पर उन्नति करेंगे और उनका इकोनॉमिक स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो पहले से बहुत बेहतर होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिला सिंह जी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। रामेश्वर पांडे साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विजय शंकर तिवारी जी, भाटी साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद यही करते हैं कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ कहकर ही नहीं, धरातल पर नजर भी आए, हो भी, और ये जो शंका आशंकाएं हैं मुसलमानों के मन में, अल्पसंख्यकों के मन में, उन्हें दूर करने में कामयाब हो सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।